ब्लैक मनी स्कैंडल्स ऑफ इंडिया 2023 की एक सुबह एक ऐसा केस जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया, जिसने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारी इकोनॉमी के पीछे का असल चेहरा क्या है। मुंबई के एक बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस पर जब रेड हुई तो ऑफिसर को 184 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी मिली। कैश बेनामी प्रॉपर्टीज और फेक डॉक्यूमेंट का एक ऐसा नेटवर्क था जो किसी भी वेब सीरीज की कहानी लगता था। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। ब्लैक मनी का ये जाल सिर्फ सिटी तक सीमित नहीं था, पूरा भारत इस घोटाले में इफेक्ट हो रहा था। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ब्लैक मनी कैसे बनती है, कहाँ जाती है और गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए क्या कर रही है। तो आज की वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी कहानी है जो आपको हिलाकर रख देगी। क्या आपको पता है कि हर साल भारत से कितना पैसा ब्लैक मनी के रूप में छुपाकर फॉरेन अकाउंट्स में जाता है? आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। सिर्फ 2017 से लेकर 2021 के बीच में 22 लाख करोड़ रुपए का ब्लैक मनी पकड़ा गया है, और ये सिर्फ वो है जो कि पकड़ा गया है। असली अमाउंट इससे भी ज्यादा हो सकती है। और एक और शॉकिंग डाटा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पिछले 10 सालों में इंडिया से $1000 बिलियन से भी ज्यादा ब्लैक मनी इल्लीगल तरीकों से ट्रांसफर की गई है। ये पैसा इतना ज्यादा है कि अगर ये वापस लाया जाए तो भारत के सभी गवर्नमेंट स्कूल को वर्ल्ड क्लास बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लैक मनी क्या होती है। ब्लैक मनी का मतलब है वो पैसा जो इल्लीगल एक्टिविटीज के थ्रू कमाया गया हो या फिर टैक्स नहीं दिया गया हो। ये पैसा देश के इकोनॉमी के लिए कैंसर की तरह है जो धीरे धीरे उसे खोखला कर रहा है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताता जाऊं, इंडिया की जीडीपी का लगभग 20% ब्लैक इकोनॉमी है। मतलब हर 100 रुपए में से 20 ब्लैक मनी के रूप में एग्जिट करता है। सोचिए कितनी बड़ी अमाउंट हो सकती है। लेकिन सिर्फ ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं, ये एक सिस्टम इशू है जिसमें करप्ट पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और इंटरनेशनल माफिया मिलकर काम करते हैं। इंडिया में ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट ब्रिटिश एरा से शुरू हुआ, जब लोग टैक्स से बचने के लिए अपना पैसा और गोल्ड जमीन में दबा देते थे। 1947 के बाद ये प्रॉब्लम और भी बढ़ गई, जब लार्ज स्केल करप्शन ने सिस्टम को अपने कब्जे में ले लिया। 1970 और 80 में स्विस बैंक और टैक्स हेवंस का यूज ज्यादा होने लगा। पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन ने अपनी इलीगल अर्निंग को फॉरेन अकाउंट में पार करना स्टार्ट कर दिया। एक एग्जांपल हर्षद मेहता स्कैम 1992 है, जिसमें स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन से ब्लैक मनी जनरेट की गई थी। ब्लैक मनी का इशू इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बन गया है, जिसका सोल्यूशन मुश्किल है। ये ब्लैक मनी काफी तरीकों से जनरेट होती है और इसे छुपाने के लिए वेल ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। आज कुछ रिसेंट केसेस के बारे में बात करेंगे जो इस कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को एक्सपोज करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं झारखंड माइनिंग स्कैम 2023 की। झारखंड का माइनिंग स्कैम एक ऐसा केस था जिसमें माइनिंग कंपनीज ने फेक बिल्स और अनअकाउंटेड कैश को यूज करके 1000 करोड़ रुपए का ब्लैक मनी जनरेट किया था। ये इलीगल एक्टिविटीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू को छुपाने के लिए की गई थी। इस स्कैम में इलीगल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट किए गए और फेक इनवॉइसिंग बनाकर पेश की गई। ये इलीगल एक्टिविटीज गवर्नमेंट के रेवेन्यू को छुपाने के लिए की गई थी। इस स्कैम में इलीगल माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स और फेक इनवॉइसिंग का यूज किया गया था, जिससे कि देश के पब्लिक फंड्स को डायरेक्ट नुकसान पहुंचा था। ये एक ऐसा केस था जो कि ये दिखाता था कि कैसे इलीगल फाइनेंशियल प्रैक्टिस को छुपाने के लिए कॉम्प्लेक्स मेथड यूज किया जा सकता है। इसके थ्रू गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू को मैनिपुलेट किया गया था। और इस स्कैम में ये भी दिखाया था कि माइनिंग के सेक्टर में किस तरह ब्लैक मनी जनरेट करने का मेजर सोर्स बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे महाराष्ट्र रियल एस्टेट केस 2023। मुंबई के एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर के ऑफिस पर रेड के बाद 184 करोड़ रुपए के अनअकाउंटेड प्रॉपर्टीज और कैश एसेट अनकवर हुए। ये पैसा मोस्टली इलीगल डील्स और कैश ट्रांजैक्शन के थ्रू छुपाया गया था। रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी काफी कॉमन है, और इस केस में डेवलपर ने बेनामी प्रॉपर्टीज और लीगल फाइनेंशियल चैनल्स को यूज किया था। इन इलीगल ट्रांजैक्शन का मेन मकसद था पैसे को लीगल टाइम दिखाना। इन इलीगल ट्रांजैक्शन का मकसद था कि पैसे को गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग सिस्टम से बचाना। इस केस से क्लियर होता है कि रियल एस्टेट सेक्टर एक ऐसा एरिया है जहां ब्लैक मनी आसानी से सर्कुलेट होता है और ये यूज भी किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कर्नाटका बेनामी इनकम केस 2023 के बारे में। कर्नाटका में एक बिजनेसमैन के यहाँ रेड हुई
जिसमें 750 करोड़ रुपए की अनडिस्क्लोज्ड इनकम पकड़ी गई। ये पैसा बेनामी ट्रांजैक्शन और फेक इन्वेस्टमेंट के थ्रू छुपाया गया था। बिजनेसमैन ने इस ब्लैक मनी को छुपाने के लिए रियल एस्टेट और हवाला नेटवर्क का यूज किया था। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो कि दिखाता है कि फेक इन्वेस्टमेंट और बेनामी प्रॉपर्टीज के जरिए कितना पैसा इलीगल सेटलमेंट में छुपाया जा रहा है। ये केस इस बात को भी साबित करता है कि रियल एस्टेट और हवाला नेटवर्क ब्लैक मनी को वॉश करने के लिए कॉमन मेथड है। हवाला ट्रांजैक्शन क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के मुताबिक इंडिया से हर साल $25 बिलियन का ब्लैक मनी इलीगल हवाला चैनल के जरिए फॉरेन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। ये हवाला ट्रांजैक्शन ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा है जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए काम करता है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर फैली हुई प्रैक्टिस है जिसमें पैसा कंट्री के फाइनेंशियल सिस्टम को बाईपास करके फॉरेन अकाउंट में चला जाता है। ये ब्लैक मनी को हाइड करने का एक एफिशिएंट तरीका है जिसमें कंट्री के फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इजीली बाईपास किया जाता है। ये सिर्फ कुछ रीसेंट केसेस हैं जो हमें दिखाते हैं कि ब्लैक मनी का इशू कितना ज्यादा वाइड स्प्रेड और ऑर्गेनाइज्ड है। इन केसेस के थ्रू ये समझाना आसान हो जाता है कि इलीगल फाइनेंशियल नेटवर्क्स काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं और इन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। ये केसेस हमारे लिए वार्निंग है कि अगर ये इलीगल एक्टिविटीज कंटिन्यू रही तो हमारे देश और फाइनेंशियल सिस्टम को सीरियसली नुकसान हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए कौन से स्टेप्स किए हैं और कहां अभी कमी बाकी है। तो नंबर 1 पर आता है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA। गवर्नमेंट ने PMLA के जरिए रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन पर ज्यादा मॉनिटरिंग शुरू की है। बैंक्स को अब सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना मैंडेटरी है। ये एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर अभी भी वीक है। नंबर 2 बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट। इस एक्ट के जरिए प्रॉपर्टी डीलिंग्स को ट्रांजैक्शन बनाने की कोशिश की गई है। बेनामी प्रॉपर्टीज पर स्ट्रिक्ट पेनल्टीज लगाई गई हैं। जो लोग फेक नेम्स पर एसेट रखते हैं उनके लिए स्ट्रॉन्ग वार्निंग है, लेकिन कोर्ट केसेस और ब्यूरोक्रेसी इस प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। नंबर 3 डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव। कैशलेस इकोनॉमी को प्रमोट करते हुए डिजिटल पेमेंट को पुश किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन की बेटर ट्रैकिंग होने लगी है लेकिन रूरल एरियाज में अवेयरनेस और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक बड़ा चैलेंज है। नंबर 4 इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। टैक्स हेवन के साथ एग्रीमेंट साइन किए गए हैं जिसमें इलीगल फॉरेन अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। ये एक अच्छा स्टेप है लेकिन लॉ फॉल्स अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जो हवाला ट्रांजैक्शन और ऑफशोर अकाउंट्स को चलाने देते हैं। हवाला ट्रांजैक्शन अभी भी एक्टिव है और इलीगल पैसा ट्रांसफर करने का सबसे कॉमन तरीका बना हुआ है। क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन। क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करना मुश्किल है और इसका मिसयूज ब्लैक मनी छुपाने के लिए होता है। पॉलिटिकल फंडिंग। पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग अभी भी ट्रांसपेरेंट नहीं है जिसमें कैश ट्रांजैक्शन काफी कॉमन है। ये सब दिखाते हैं कि गवर्नमेंट की एफर्ट के बावजूद सिस्टम में रिफॉर्म की जरूरत अभी भी मौजूद है। दोस्तों ब्लैक मनी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लेकिन इसका सोल्यूशन अभी भी पॉसिबल है। लेकिन इसमें सिर्फ गवर्नमेंट का रोल नहीं बल्कि हर सिटीजन का रोल इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले डिजिटल ट्रांजैक्शन का प्रेफर करना चाहिए। दूसरे नंबर पर प्रॉपर बिल्स लें और दें। तीसरे नंबर पर इनकम टैक्स रेगुलरली फाइल करें। चौथे नंबर पर सस्पेंशन एक्टिविटीज की रिपोर्ट करें। अगर हर सिटीजन अपनी जिम्मेदारी समझे तो ब्लैक मनी का इशू सॉल्व हो सकता है। दोस्तों ब्लैक मनी सिर्फ एक फाइनेंशियल इशू नहीं एक नॉर्मल इशू भी है। जो पैसा एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगना चाहिए वो टैक्स हेवंस में जा रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे शेयर करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। धन्यवाद।